तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और देखिए, मेहमानों का रुख करें उससे पहले एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते कि ईरान और इजरायल युद्ध को लेकर के यह खबर सामने आई है। ईरान के एटमी रिएक्टर अराक पर इजरायल ने हमला कर दिया और कुछ घंटे पहले जबकि शहर को खाली करने की चेतावनी आईडीएफ की ओर से दी गई थी, आईडीएफ ने अराक और खुंजाब को खाली करने की चेतावनी दी थी। इजरायल के हमले में अब तक 639 ईरानियों की मौत की खबर है। सबसे पहले दिन जब 13 जून को यह हमला किया गया था, उस दौरान यह बताया जा रहा था कि 20 साइंटिस्ट और कई ऐसे सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ उन प्लांट्स को भी निशाना बनाने का काम कर रहा है इजरायल, चाहे वो ऑयल डिपोज हो, चाहे कुछ प्रोजेक्ट्स हो जो ईरान में इस वक्त चल रहे हैं। और अब इस बार एटमी रिएक्टर्स को निशाना बना रहा है इजरायल, यानी कि जहां पर हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, क्योंकि अगर ये हैवी वाटर रिएक्टर्स पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं तो परमाणु रेडिएशन फैलने का खतरा ईरान में बढ़ जाएगा और ऐसे में इसी वजह से चुनौती बढ़ सकती है ईरान के लिए। लेकिन अब देखिए, अराक पर तो हमला कर चुका है इजरायल और अब खंडोब पर भी उसकी निगाह है, यानी कि अगर खंडोब को नुकसान पहुंचता है, अराक में एक और न केवल हैवी वाटर रिएक्टर, लेकिन हैवी वाटर रिएक्टर के साथ साथ में यहां पर बड़े तादाद में वेपन्स तैयार किया जाता था, यानी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। और दूसरी तरफ जहां हम खंडोब का जिक्र कर रहे हैं, वहां भी एक बहुत बड़ा हैवी वाटर रिएक्टर है जहां परमाणु प्लांट उसका है, लेकिन वहां पर भी बताया जाता है कि एक अहम हिस्सा उस पूरे प्लांट के लिए हैवी वाटर रिएक्टर को लेकर के। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर है, अराक पर हमले के बाद से ईरान का पहला बयान सामने आया। अराक में किसी भी तरह के रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है, हमले से पहले ही केंद्र को खाली करा दिया गया था, यह ईरान ने स्पष्ट किया है। तो देखिए, एक और जहां यह कहा जा रहा था कि अगर अराक पर हमला होता है तो फिर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा, जिसको लेकर के ईरान ने साफ कह दिया है कि हमारी ओर से पूरी तैयारी पहले की जा चुकी थी और हमले से पहले ही केंद्र को खाली करा लिया गया था, तो रेडिएशन का कोई खतरा अराक में नहीं है। यानी ईरान यह दावा कर रहा है कि जो अराक पर इजरायल की ओर से हमला किया भी गया है वो पूरी तरह से इजरायल के लिए फेलियर है, क्योंकि उसने हमले से पहले ही इसे खाली करवा दिया था। हालांकि आईडीएफ की ओर से चेतावनी दी गई थी ताकि आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे, ऐसे में आसपास में अगर कोई भी आम नागरिक रह रहे हैं तो वो उस जगह को तुरंत खाली कर दे। और अब खामेनेई की ओर से, ईरान की ओर से जानकारी दी गई है कि अराक पर जो हमला हुआ उससे कोई खतरा हमें नहीं होगा। तो हमारे साथ दोनों बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी हमारे साथ के सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा एक्सपर्ट हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया पर। और डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता जी, एक्सपर्ट फॉरेन अफेयर्स के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो सबसे पहले मैं के सिन्हा साहब से जानना चाहूंगी कि सर, जब हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, जहां हमने देखा है कि इजराइल पूरी तरीके से बहुत अपने आप को पूरी तरीके से वो इतना मजबूत मानता है, समझता है कि अभी यूक्रेन के साथ में हमने देखा, माफ कीजिएगा, हमने हमास के साथ में देखा कि उसने किस तरीके से लोहा लिया और इसके बाद उसने सीधा अटैक ईरान पे कर दिया ताकि परमाणु टेस्टिंग को रोका जा सके। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसमें अमेरिका की एंट्री हो रही है। तो सर, ये अभी युद्ध की आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगी क्या? सुरभि, जय हिंद। देखिए, आपका सवाल है कि जो आप अभी देख रही हैं, जो पूरी की पूरी ऑपरेशंस चली है 7 अक्टूबर 2023 में, और जो नया फेज है जिसमें ऑपरेशन राइजिंग लायन जो आपने 13 तारीख से देखा, 7वां दिन है, तो आप ये मैं पूछना चाह रही हैं कि क्या ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा? देखिए, ये मिडिल ईस्ट में उस समय फैलता जब ईरान के अंदर में उसके साथ कुछ देश आके जुड़ते। अभी तो कोई दिखते नहीं है, लिप सर्विस तो सभी कर रहे हैं, खास करके अरब के कोई देश उनके साथ अभी तक तो जुड़ा है, क्योंकि उसकी तबाही बहुत हो चुकी है। देखिए, पूरे अपने एयर स्पेस में एयर सुपीरियरिटी को लेना ये 7 दिन के बीच में, ये छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, बहुत बड़ी तबाही है और काफी हैवी वहां पर आपका रिट्रीब्यूशन है बाय इजराइल। अभी बात दूसरी है कि देखिए, जो बाहर के पेरिफेरी में बैठे हुए हैं, चाहे वो आप रूस को ले लीजिए या चाइना को ले लीजिए या दूसरे और मुल्क जिसमें नॉर्थ कोरिया भी बयानबाजी तो सब कर रहे हैं, मगर अभी तक किसी चीज का सॉलिड नहीं हुआ है, अदर देन चाइना से कुछ एयरक्राफ्ट कार्गो आए हैं और कुछ
पाकिस्तान के जमीन के रास्ते कुछ चीजें आई हैं, रशिया की तरफ से नहीं है। रशिया के तरफ से आज कहा गया है कि 200 उनके जो साइंटिस्ट हैं वो अभी भी फोर्डो में हैं, या आपने अरक की बात की थी, वहां कुछ हैं, नटाज में हैं, इस्फहान में हैं और खंडोक इस सब इलाके में हैं। वो 200 के आसपास कह रहे हैं और वो काम कर रहे हैं फॉर वेपनाइजेशन ऑफ ईरान। ये बात दूसरी है। दूसरा, अभी इजराइल अपने दमखम पे सारे चीज किया है। हाँ, उसको मुहैया कुछ चीजें हैं वो करवाई हैं वेस्ट से, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मगर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी अभी डीली डाली कर रहा है, इसकी सोच विचार चल रही है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब G7 से आए थे तो उन्होंने कहा 48 घंटे में हम कर देंगे। वो कह रहे हैं, कभी कहते हैं करेंगे, क्योंकि उन स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी उनके दिमाग में चलता है और वो चाहते हैं कि किसी तरह वहां पर गृह युद्ध चले, अयतुल्लाह खुमैनी साहब अपना हाथ खड़ा करें, उसके बाद दूसरे तरीके से इन चीजों को कब्जा किया जाए और फिर जो भी आपका मिलिट्री एम उसको पूरा करें। तो इस असमंजस में पड़े हैं, इस पसमंजर में वो पड़े हुए हैं और उनका डिली डाली चल रहा है। मगर हो सकता है ईरान उनको ड्रॉ कर ले। ईरान जिस तरह से रिट्रीब्यूट कर रहा है इसराइल में, वहां भी डैमेज हो रहे हैं। और अभी देखिए उसने आज साजिल मिसाइल है, शाहिद 1 और 2 या क्रूज मिसाइल, उसमें डैमेजेस हो रहे हैं, क्षतियां हो रही हैं, मगर उस तरह से नहीं हो रही हैं जिस तरह से लोग, थोड़ा ऑप्टिक ज्यादा है। उन्होंने आज ही सरोक जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में 3 मिसाइल गिरे हैं, जो कि 90% ही रोक पाता है, 10% तो रोक नहीं पाएगा। तो रिट्रीब्यूशन यदि 50 मिसाइल से है और हेवी मिसाइल से है जो हाइपरसोनिक है, तो वो जरूर क्षति पहुंचाएगा। मगर क्षति ऐसा नहीं है जो कि इवन ईरान सोचता था। स्ट्रक्चरल क्षति है, क्योंकि अभी मरने वालों की संख्या इजराइल में इतने 7 दिनों में 24 ही है। फर्स्ट 2 डेज हैवी कैजुअलिटी हुई थी, 24 लोग जान से गए थे और काफी क्षति हुई। आज कुछ हुई है जो सरोक हॉस्पिटल में। तो परिस्थिति ऐसी ही है मेरे ख्याल से। इसको सर, लेकिन इसको लेकर भी तो खामेनेई ने ये स्पष्ट किया है कि हमने उस खुफिया एजेंसी को निशाना बनाया जो हेडक्वार्टर के तौर पर काम कर रहा था मोसाद के लिए। बिल्कुल उस अस्पताल के आसपास में ही वो जगह बनाई गई थी मोसाद की ओर से, और इसी वजह से हमने उस अस्पताल को टारगेट किया गया है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि क्योंकि अब क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि जिनेवा कन्वेंशन का भी खंडन वो कर रहा है, यानी कि इसके खिलाफ जा रहा है ईरान, और जहां आम लोगों पर बमबारी कर रहा है, मिसाइलों की बौछार कर रहा है, तो सर ये कोशिश है ईरान को उसे कवर अप करने की? टोटल देखिए, सरोक जो है आउटर पेरिफेरी में है, कोई सेंट्रल इजराइल में नहीं है। वो जो बात कर रहे हैं चौसरिया में जो मोसाद का हेडक्वार्टर है, उसको तो 2 दिन पहले उन्होंने टारगेट किया ही था। प्लस वहां पर जो उनके एक न्यूक्लियर रिसर्च लैब है उसके ऊपर किया था। पर उनके पास देखिए टारगेट करने के लिए उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड रखा है अपने पूरे मिसाइल सेंटर को। 2 जगह हाइफा में कर रहे हैं, या फिर वो कर रहे हैं कि उनको कुछ क्षति मिले, और वो कुछ कहेंगे बचेंगे, मगर वो जानबूझ के कर रहे हैं। रिहायशी इलाके में जो कर रहे हैं वो जानबूझ करके इन चीजों को कर रहे हैं, क्योंकि उससे ही वो चाहते हैं कि इजराइल का कुछ प्रेशर बढ़े वहां के लोगों का, और वो कहें कि नहीं आप बंद कर दीजिए। ईरान बहुत बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ है। कोई उनके लीडरशिप नहीं बची, मिलिट्री लीडरशिप। केवल अयतुल्लाह खुमैनी को जानबूझकर जिंदा रखा गया है, क्योंकि उनके ही हाथ खड़े करने के बाद वो सारी चीज शांत हो सकती है। तो ये दूसरा ऑप्शन, और यदि आपको बहुत पुश करना पड़ा तो अमेरिका जरूर कूदेगा। देखिए फर्दों के ऊपर में, क्योंकि उसको बर्बाद करने के लिए जो असले चाहिए, खास करके जो हम बात करते हैं ग्रेविटी यूनिट है बॉम्ब्स के, GUB-57, जो इनको पेनिट्रेट कर सकता है। ये आपको 1 किलोमीटर 800 नीचे, इतनी अंदर है जमीन के अंदर में, फोर्डो का खास करके वो पहाड़ों के नीचे। इवन नटाज में ऐसा ही है, जो आपने अभी बात किया अरक में, अरक के सुपरफिशियली ऊपर की सतह में या उसके वो नीचे भी जमीन में है, पूरी तरह बर्बादी नहीं हुई है। सर, तो क्या हम ये माने कि फॉर्दो एनरिचमेंट फैसिलिटी का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उससे पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए अमेरिका की इसमें एंट्री हो सकती है? धीरज कुमार जी, आप इंतजार करें, मैं आपके पास लौट रही हूँ इस सवाल के बाद। जी देखिए, फॉर्डो के बारे में ये जानकारी है कि अमेरिका भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने पेंटागन से पूछा है कि क्या ये GUB आप बात कर रहे हैं 57, ये इसको बर्बाद करेगा, क्योंकि दे आर नॉट क्लियर। इसके पहले कहीं यूज नहीं हुआ है ना, मदर ऑफ ऑल बम्स हो सकता है,
मगर उन्होंने कंक्रीट इतनी बड़ी बनाई है, 800 मीटर की यदि कंक्रीट है उसके नीचे है वो, और वो भी पहाड़ों के नीचे, तो क्या उसको पेनिट्रेट करेगा? मान लीजिए पेनिट्रेट नहीं करता, फिर देन व्हाट ऑप्शन? उतना डैमेज नहीं होता है जितना ही आप नटाज में देखिए, अराक, तो व्हाट ऑप्शन? फिर ग्राउंड एक्शंस करने पड़ेंगे। तो आपको उसके लिए मोसाद तो तैयार है, अमेरिका तैयार है कि नहीं? 40,000 ट्रुप, क्योंकि आप किसी ऑपरेशन में जब घुसते हैं तो आधा छोड़कर नहीं जा सकते। यदि आधा छोड़ के जाएंगे तो आपकी हार है, वह प्रिवेल कर जाएगा ईरान। यदि वहां प्रिवेल कर जाता है कि देखिए वहां के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो अयतुल्ला खमेनी के सन, वो अभी उन्होंने अपना कमांड संभाल लिया है, क्योंकि उनके जो सन हैं वो सब जानते हैं मुज्तबा खमैनी, क्योंकि अयतुल्ला खमैनी तो शायद मिसिंग है, चाहे तो वो चले गए हैं वो रशिया या तो तेहरान छोड़ करके बंकरों के नीचे हैं। तो अभी जो पूरी की पूरी जो चीजें चल रही हैं, मुज्तबा उसको कर रहे हैं, रेजिस्टेंस है उनका और सॉलिड रेजिस्टेंस है, अनटिल अनलेस आप ग्राउंड ऑपरेशंस आप करना नहीं चाहते, बाय एयर आपकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है सर, अब लौट रही मैं आपके पास डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता जी का भी मैं रुख करूंगी। डॉक्टर धीरज, जिस तरह इन दिनों हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में युद्ध तो जारी है, लेकिन इसकी आंच मिडिल ईस्ट में फैलने लगी है, और इसी वजह से कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा मिडिल ईस्ट झुलसने लगे इस आग में। सर, सवाल यह भी है कि जब हम पूरी तरीके से रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तमाम देशों के बीच में, हमने अभी सुना ईरान की ओर से भी दरख्वास्त की गई कि तमाम मुस्लिम देश एकजुट हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के बाद सभी मुस्लिम देश चुप हो जाते हैं, वो एकजुट नहीं होते हैं। पहले तो कुछ सुर उठे थे इजरायल के खिलाफ, लेकिन वो भी अचानक ही खामोश होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों सर? जी, अगर इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें आप, तो गाजा के युद्ध से अगर हम उसकी स्टार्ट करें, तो गाजा के युद्ध में भी फिलिस्तीन का साथ केवल एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंट जो ईरान के टेररिस्ट टायरनीज हैं, लाइक हिजबुल्ला और लेबनान से जो समर्थित हिजबुल्ला और जो हमास है, इनके अलावा किसी ने ईरान का डायरेक्टली साथ नहीं दिया। देखिए, ईरान का साथ न देने से ईरान का युद्ध लंबा चलेगा, उसको फायदा दुनिया को क्या होगा? उससे चाइना को फायदा होगा, आर्म्स बेचेगा। रसिया को फायदा क्या होगा कि उसको जो है भारत, जो भी देश जो सैंक्शन की वजह से ईरान से तेल नहीं लेते हैं वो रसिया से तेल लेते हैं, इस वजह से भारत लेता है। तो मुस्लिम देश कभी भी ईरान का साथ नहीं, क्योंकि ईरान का जो स्टैंड रहा है बहुत ही हार्ड कोर का रहा है, और जो भी देश मिडिल ईस्ट में जो जरा सा डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हैं, लाइक ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, इन्होंने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है, जो शांति प्रिय देश हैं। और जब से श्री मोदी जी आए हैं तब से इनकी केमिस्ट्री, जो रिलेशन केमिस्ट्री है, वो बहुत ज्यादा चेंज हुई है। तो कुछ देश मिडिल ईस्ट में ऐसे हैं जो अब तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं, बजाय कि वो एक प्रयोगशाला बनने के विश्व के कुछ फ्रांस, अमेरिका, चाइना, रसिया जो हथियार बेचने वाले देश हैं, उनकी एक प्रयोगशाला बनने की जगह पे अब वो विकास के रास्ते पे जाना चाहते हैं, और वो ईरान को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, और ईरान को पहले भी नहीं कर रहे थे, ईरान को अभी भी नहीं करेंगे। और ईरान ने गुहार स्पेशली लगाई है, जैसे पिछली बार ओमान ने हौदीज और अमेरिका के बीच में शांति समझौता कराया, और जिस तरह से अभी कतर ने गिफ्ट किया है श्री ट्रंप जी को एयरक्राफ्ट। तो ये देश ऐसे हैं जो बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज के साथ घुल मिल गए हैं और शांति के देशों के साथ लगे हुए। इनका काम अब ये है कि हम जरा सा आगे अग्रसर हों, बजाय कि इनसे। और ईरान जो है शुरू से वो ऐसे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंट को लेकर प्रॉक्सी वार जो है इजराइल के अगेंस्ट कर रहा था, और इजराइल बहुत पहले से ताकत, 2015 का जो बराक जी ओबामा और ईरान के बीच में जब समझौता हुआ, तब से इजराइल किसी भी तरह से अपने एक्सिस्टेंस को बचाने के लिए ईरान को अटैक करना चाह रहा था और मौका ढूंढ रहा था। और उसने 2-3 बार देखिए किए भी। 2020 में जो है मोहसिन को उसने मार दिया, जो वहां के रिएक्टर परमाणु रिएक्टर का जनक है। और उसने जो बीबी हैं साहब, जो नेतन्याहू जी हैं, उन्होंने भी डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया कि जो कहीं भी परमाणु हथियार किसी भी देश के पास अगर होगा, खासकर जो आतंकवादी देश हैं जो प्रॉक्सी वार चलाते हैं, हम वहां भी भेज सकते हैं। तो ये मैसेज साफ है मिडिल ईस्ट के देशों को कि इस युद्ध में नहीं पड़ना है। और अमेरिका का रहा जहाँ ट्रंप की जो एंट्री हो गई है, इसमें एंट्री देखिए हुई नहीं है, ये ऑलरेडी इंटर्ड है।
वो ऑलरेडी एंटर्ड हैं और बस एक लेकिन मौका अमेरिका देख की रहे ओर से हैं। तो सर दावा किया जा रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार है और अगले हफ्ते तक ईरान भारी तबाही के लिए तैयारी कर ले। और जब बातचीत की भी बात सामने आई थी कि अमेरिका ने एक मौका दिया था, तब खामेनेई ने मना कर दिया, लेकिन अब जब खामेनेई तैयार हुए तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि देर हो चुकी है, अब बात नहीं हो सकती है। मिलिट्री साइंस के अंदर एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है काउंटर का, और उसमें क्या होता है कि जो भी डिफेंस स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं उसमें देखिए अमेरिका के 2 या 3 राष्ट्रपति ऐसे हुए जो कई, जैसे कि वियतनाम वगैरह में उन्होंने विजय प्राप्त करने की कोशिश की, इस तरह से धमकियां देके। अभी जो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं और जो होगा उसमें डिफरेंस है। अभी जो परमाणु साइट्स हैं ईरान के, वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। अभी तक मुझे जहां तक लगता है कि सफलता नष्ट करने में नहीं मिली, बस सफलता इतनी मिली है कि हम उसको 2 या 3 महीना तक डिले कर सकते हैं, 4 महीना तक डिले कर सकते हैं एनरेंजमेंट को, 5 महीने तक डिले कर सकते हैं, इस तरह की फैसिलिटी। अब हाँ, जैसा कि श्री के सिन्हा साहब कह रहे थे कि वो जो है लीडरशिप नहीं बची हुई है। इनफैक्ट लीडरशिप अमेरिका ईरान के पास नहीं है, और जो भी लीडर्स जो कि इस वार रूम को चला रहे होते वो ऑलरेडी डेड हैं। तो ये किसी भी तरह से अपना रिटेलिटरी करके, अब अगर उसको हम कहें तो अपने जो आर्सेनल्स हैं उसको यूज करके अपनी साख बचाने की ईरान की कोशिश है, और बैक डोर में बहुत ज्यादा चल रहा है कि इस युद्ध को किसी तरह से रोका जाए, जिससे कि हमारी क्षति हो जो है वो रुके, और उसके बाद जो है उसके बाद देखा जाएगा कौन सा बात चलती है, कौन सी बात नहीं चलती है। क्योंकि अभी ईरान, मैं समझता हूं, थका हुआ है, और इजराइल को पूरे देश का सपोर्ट है। और रही बात अमेरिका की, देखिए 40,000 सैनिक तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हमेशा रहते हैं, ये कोई नया नहीं है। अगर 1-2 वार्षिक उन्होंने और ला दिया, जैसे F-16 रहेंगे, F-22 रहते हैं, F-35 लगा देगा। तो अमेरिका और ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो सबमरीन्स होती हैं हमेशा वार हेड से पूरे दुनिया में घूमती रहती हैं। तो ये देश ऑलवेज कहीं न कहीं जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पे आसपास रहते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका कर रहा, अमेरिका शुरू से कर। हाँ, अमेरिका यहां से चेक एंड बैलेंस के साथ इजराइल का सपोर्ट करेगा, पूरी तरह से नहीं करे। वो देखेगा कि मुझे उसमें कहां फायदा हो रहा है, कहां मेरी डिप्लोमेसी, ठीक है, यानी कि फायदे का सौदा करने के इरादे में रहता है हमेशा से अमेरिका। मैं आपके पास लौट रही हूँ सर। जी लौट रही हूँ सर। के सिन्हा सर, आपसे थोड़ा सा ये हम डिटेल में समझना चाहेंगे, जैसे अभी डॉक्टर धीरज कुमार जी ने भी इस बात का जिक्र किया, अमेरिका को लेकर ये कहा जा रहा है कि 6 एयर बेसेस पहले से उसके तैनात है जो अलग अलग देशों में हैं, यानी कि माफ कीजिएगा 6 ऐसे देश जहां पर 9 उसने बेस अपने पहले से तैयार रखे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिका जब चाहे तब कर सकता है ईरान को पटखनी देने के लिए। चाहे हम यूएई का जिक्र कर ले, चाहे हम कुवैत का जिक्र कर ले, बहरीन का जिक्र कर ले, या फिर हम जॉर्डन का जिक्र कर ले, तो ये वो तमाम इलाके, तमाम वो देश जहां इस्तेमाल कर रहा है पूरी तरीके से अमेरिका ईरान को अपने ओर से दबाने के प्रयास के तहत में। और शायद इसी वजह से क्या हम ये मान करके चले कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीजफायर हो जाए, ईरान की बातचीत अमेरिका से हो जाए। देखिए सुरभि, जो अमेरिका क्या क्या डरता है और क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है, ये भी समझने। देखिए ईरान जो है, आप देख ही रही हैं, अयतुल्ला खमैनी जो कट्टरता की, और वो 1979 से बाद जब ये चला है वहाँ पर, इसको मुल्ला शाह हिंदी में कहते हैं, वो उन्होंने उस समय से किया है, और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं उन्होंने उस बीच में। तो उनको ऐसा लगता है कि कट्टरता से उन चीज़ों को रोक देंगे। इसके बाद में अभी 21st सेंचुरी में खास करके उन्होंने वो जो प्रॉक्सी लाए, जैसे पाकिस्तान करता है, और 3H लेकर आए, और उन्होंने सोचा कि शायद पूरे वेस्ट एशिया के उनके पर उनका एक आधिपत्य आ जाए, साम्राज्य आ जाए, और वो चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड का उनके पास लीडरशिप आ जाए। यही चीज़ है, और इसी जद्दोजहद में वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी लेना चाहते हैं। देखिए आपने जो सवाल ये अभी पूछा है हमारे से, वो आप पूछ रही हैं कि क्या ईरान को ऐसा लगता है कि वहाँ पर जितने भी अमेरिका के बेसिस हैं, अमेरिका की बेसिस, तो अमेरिका के बेसिस आपने बताया कि उनकी 6 कंट्रियों के अंदर में 9 बेसिस हैं, मगर वो अभी आप अभी देखेंगी तो 13 बेसिस हो गए हैं वहाँ पर, इंक्लूडिंग डिगो गार्सिया। डिगो गार्सिया आपके हमारे
इंडियन ओशन रीजन के अंदर में आता है, जहाँ के उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं जो कि कैपेबल हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं BU-57 को कैरी करने वाले, वो भी लगे हुए। उसके बाद उनके 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और 40,000, इसके पहले जैसे बता रहे थे डॉक्टर साहब कि तकरीबन 4,000 उनकी फोर्सेस होती थी, अभी 40,000 उन्होंने बूस्टअप किया है, वो कल और बढ़ा दी गई है। तो पॉस्चरिंग तो पूरा है इनका, इन्होंने मन भी बैठाया हुआ है, मगर वो कहते हैं कि इसमें यदि घुस गए और ये लड़ाई लंबी खिंच गई या कुछ लोग आ गए, क्योंकि वॉर को शुरू करना, इसमें जाना, पर वहां से डिसएंगेज करना आसान नहीं है। इंडिया ने 4 दिन के अंदर में अपनी एम अचीव करके वहां से डिसएंगेज करके और हम डेटरेंस को बरकरार रखे, तो ये दुनिया सीख रही है कि कैसे करें। वो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा, आप भी देखी होंगी, बिल्कुल इसको परखी होंगी, समझी होंगी कि ये एक आर्ट है, ये वॉर का एक आर्ट है हमारे यहाँ, जो कि हमारे देश के लोग भी उसको नहीं समझते हैं। इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट, उसके निकलना, उसको एग्जिट पॉलिसी कहते हैं, कैसे होगा। तो इजराइल को भी पता है कि एग्जिट पॉलिसी कैसे करेंगे। उनका तो ऐसा नहीं है कि जाकर के पूरे के पूरे ईरान को पकड़ लेना है, उसके अंदर में वो सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इसके 3 आयाम हैं, उसके इन आयाम में है न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी वो चाहता है उसको बर्बाद करना। उसमें आप नाम कुछ भी ले लीजिए, अरग बोल लीजिए, नटाज बोल लीजिए, जहां पर, क्योंकि वो कैपेबिलिटी है ना, उनके सेंट्रीफ्यूज फोर्स है, आपने हैवी वाटर रिएक्टर के बारे में बात की, और जहां भी हैं इन चीजों को। इसके अलावा यदि आप बंदर अब्बास की तरफ जाएंगे तो बहुत बड़ा खान है वहां पर आपके जो यूरेनियम का, तो वो उस खान को तो अमेरिका पकड़ना चाहता है। वही डोनाल्ड ट्रंप साहब बात करते हैं कि हम उसका डील करेंगे। तो है चीजें बहुत बड़ी। और देखिए 9 करोड़ लोग रहते हैं ईरान के अंदर में, और उस 9 करोड़ के, और उसकी क्षेत्रफल भी बहुत बड़ी है, वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार पूरे वेस्ट एशिया के अंदर आता है। जी सर। और उसकी आर्म फोर्सेस भी बड़ी है। हाँ, उनके लीडरशिप को उन्होंने खत्म कर दिया है, कुछ टॉप साइंटिस्ट खत्म हो गए, मगर जैसे मैंने बताया, आज मेरा नहीं है, ये रशिया का आज का दावा है कि 200 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं दिन रात। पाकिस्तान के काफी लोग वहां पर इसको बनाने के लिए लगे हैं कि किसी तरह से 1 या 2 वेपन तैयार हो जाए, तो वो एक डेटरेंस की तरह। सर मैं लौट रही हूँ, बस मैं आपके पास 1 मिनट में लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर है, पहले अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। ईरान का इजराइल के अस्पताल पर जोरदार हमला देखने को मिला है। ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है इस अस्पताल पर हमला करने के लिए। तो हमले से साको अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है और ईरान के मिसाइल हमले में लगभग 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, जो अस्पताल पर हमला किया गया है ईरान की ओर से, बताया ये जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की ओर से किया गया। इजराइल में ये हमला हुआ है और इस बार यह हमला आम नागरिकों के रहने वाले जगह पर नहीं, लेकिन एक अस्पताल पर हुआ है, जहां पर इलाज के लिए पहले से लोग, न जाने कितने लोग वहां एडमिट होंगे, कितने डॉक्टर्स इसमें घायल हुए होंगे। बताया अब तक जा रहा है कि लगभग 32 लोगों के घायल होने की खबर है। और अभी भी इस बात को लेकर के ये कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या अभी इसमें कोई मौतों की पुष्टि भी हुई है, क्योंकि लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द दूसरी अस्पतालों में शिफ्ट किया जा सके, उन्हें उचित इलाज दिया जा सके, क्योंकि देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और कई जगहों पर अभी भी हमले करने के फिराक में है ईरान। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह तैयार है, ये युद्ध थमेगा नहीं। दूसरी तरफ इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर आने वाले समय में अभी ये युद्ध की आग कितनी भयावह होती है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमले के बाद से नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। अस्पताल पर हमला ईरान की कायराना हरकत है, ईरान के तानाशाह खामेनेई इसकी कीमत चुकाएंगे। साको अस्पताल में नुकसान का पता लगाया जा रहा है, ये कहा गया है नेतन्याहू की ओर से, और ये बताया गया है कि जिस तरीके का कदम ईरान ने इस वक्त उठाया है उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा, क्योंकि ये कायराना हरकत है ईरान की ओर से। हालांकि हम अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकते। ईरान को इसके खिलाफ अब सबक सिखाने का काम इजराइल करने जा रहा है, यानी कि नेतन्याहू क्योंकि खुद कह चुके हैं, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि अभी युद्ध थमने की ओर तो इशारा नहीं है। महज 7 दिन अभी बीते हैं, लेकिन 7 दिन में किस तरीके से इस वक्त इजराइल को भी
काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि ईरान के मुकाबले अभी भी यहां पर 24 लोगों की मौत हुई है, जबकि लगभग 600 लोगों की जानें जा चुकी है ईरान में। ये ईरान की ओर से आधिकारिक बयान में दावा किया गया था और इजरायल की ओर से बताया गया था कि 24 लोगों की जाने गई है। लेकिन आप सोचिए कि अगर यह युद्ध थमता नहीं है तो अभी न जाने और कितने बेगुनाह लोग इसका शिकार होंगे, इसके चपेट में आएंगे। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध को लेकर के जो सुगबुगाहट इस वक्त दिखाई दे रही है, ईरान और इजरायल के बीच 13 जून से ही ये जंग जारी है और इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन से इसकी शुरुआत की थी और इसके साथ ही 200 फाइटर जेट से ताबड़तोड़ हमले किए थे ईरान के ऊपर, जिसके बाद से यहां 20 से ज्यादा कमांडर की मौत की खबर सामने आई थी और 14 ईरानी वैज्ञानिकों की भी जान गई थी। इसके अलावा ईरान में अब तक तकरीबन 600 लोगों की मौत की खबर सामने आई। टू प्रॉमिस 3 नाम से ईरान का जोरदार पलटवार भी सामने आया, यानी कि ईरान ने यह तय किया कि अब उसे भी हल्ला बोलना पड़ेगा इजरायल के खिलाफ और ट्रू प्रॉमिस 3 नाम से ईरान का जोरदार पलटवार देखने को मिला। तो ईरान ने इजरायल के रक्षा मंत्रालय को सबसे पहले निशाना बनाया 14 जून को और फिर ईरान के जवाबी हमले पर 24 इजरायली लोगों की मौत हुई। ईरानी हमलों से हाइफा के रिफाइनरी सेंटर को भी नुकसान पहुंचा और ईरान का 3 इजरायली F-35 जेट को भी मार गिराने का दावा सामने आया। इजरायल का ईरान के 3 तेल गैस ठिकानों पर हमला देखने को मिला 15 जून को, क्योंकि जब ईरान की ओर से हमला किया गया था रक्षा मंत्रालय पर सबसे पहले, तो उसके बाद से अगले ही दिन अटैकिंग मोड में दोबारा इजरायल को देखा गया। इजरायल ने इसी दौरान 3 तेल गैस ठिकानों को बर्बाद कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय पर भी इजरायल की ओर से हमला किया गया। ईरान का इजरायल में मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला देखने को मिला पलटवार करते हुए। ये 16 जून का जिक्र हम आपको कर रहे हैं कि ईरान ने किस तरीके से इजरायल के मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था और फिर ईरान से 600 से ज्यादा विदेशी अजरबैजान के रास्ते निकाले गए थे और फिर 21 मुस्लिम देशों ने इजरायल के हमले की आलोचना भी की थी, क्योंकि खामेनेई की ओर से लगातार समर्थन मांगा जा रहा था तमाम मुस्लिम देशों से और 21 मुस्लिम देशों की ओर से आलोचना जरूर की गई इजरायल की। लेकिन अब इसमें अमेरिका की एंट्री के बाद से इस वक्त ये तमाम मुस्लिम देश भी शांत नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से अमेरिका का हस्तक्षेप जब भी कहीं आ जाता है तो ऐसे में कोई भी अमेरिका के साथ अपने टर्म्स खराब नहीं करना चाहता है और ये एक मुख्य वजह बताई जा रही है जिस वजह से तमाम मुस्लिम देशों ने भी चुप्पी साध रखी है। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है, ईरान की ओर से भी कई बार ये कहा गया है कि वक्त आएगा तो हमारे साथी साथ भी देंगे, समर्थन भी देंगे और अटैकिंग मोड में इजरायल को या तो फिर पूरी तरीके से बर्बाद किया जाएगा या फिर उससे बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। तो एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास वापस लौटेंगे और अब मैं डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता जी का मैं रुख करूंगी। डॉक्टर धीरज, क्योंकि देखिए इससे पहले हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि 21 मुस्लिम ऐसे देश हैं जिनसे समर्थन की अपील खामेनेई की ओर से की गई और उसके बाद से आलोचना भर की गई है, लेकिन अभी सब शांत बैठे हुए हैं। क्या कोई नहीं चाहता कि अगर हम इस युद्ध की स्थिति में अपना पूरा समर्थन ईरान के प्रति दिखा देते हैं, जता देते हैं या युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं तो अमेरिका के साथ कहीं उनके टर्म्स ना खराब हो जाए? जी देखिए, मैं पहले भी बताया कि जो ईरान है, ईरान अभी मुस्लिम देशों में प्रॉब्लम क्या है, वहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है। अफ्रीकन जो मुस्लिम कंट्री हैं वो ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका के दबाव में काम करती हैं। वहाँ की इकोनॉमी पूरी फंडेड होती है अमेरिका से। जब फंडेड होती है तो वहाँ की सारी प्लानिंग और वहाँ के पॉलिटिकल डिसीजंस में भी यूरोपियन वेस्टर्न कंट्री और अमेरिकन लगे रहते हैं। रही बात मिडिल ईस्ट में, देखिए मिडिल ईस्ट में खलीफा बनने की होड़ है। एक तरफ पाकिस्तान अपने आप को ओपेक में और हर जगह और ओआईसी में चाहता है कि मैं खलीफा हूं, कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है। ईरान ये चाहता है कि मुझे लोग माने क्योंकि मैं खलीफा वाला देश हूं। इंडोनेशिया और मलेशिया जो आप ईस्टर्न एशिया की तरफ हैं वो डेवलपमेंट के रास्ते को चुन लिए हैं। और रही बात सऊदी अरबिया, जिनको कि एक सर्वे सर्वा माना जाता है मुस्लिम कंट्रीज में, ये अब इसके साथ साथ वो विकास के रास्ते पे चले गए हैं। तो ईरान जो कि प्रॉक्सीज वार में इन्वॉल्व रहा है और
जिसकी की इमेज भी डाउन होगी, जिस पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की नजर रहती है, उसको कभी टच नहीं करना चाहते वो मुस्लिम देश मिडिल ईस्ट में, जो कि विकास के रास्ते पे जा चुके हैं। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि ईरान को कोई भी मुस्लिम देश, इवन आप सोचिए कि इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है, उसमें टर्की ने मतलब रास्ते बंद कर दिए। सोचिए, वो जरा सा इजराइल से क्या बोले, अगर हम लोकल भाषा बोले, पंगा लेना चाह रहा था। तो इस युद्ध में तो कोई भी मुस्लिम देश आएगा ही नहीं। हाँ, कुछ लोग प्रपोज करेंगे कि मैं शांति दूत बन के आपके बीच में आना चाहूँ, मध्यस्थ करना चाहता हूं, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और ये युद्ध मुझे लगता नहीं 15-20 दिन से ज्यादा चलेगा, मैक्सिमम 15-20 दिन के अंदर चलेगा। इसके बाद अमेरिका अपने जो इक्वेशंस हैं उसके हिसाब से इसमें दोनों पक्ष को शांत करा देगा, लेकिन तब तक इजराइल काफी हद तक ईरान का नुकसान कर चुका होगा, जिसे 4 से 6 महीने के का इनरिचमेंट का जो प्रोसेस है वो हाल्ट हो जाएगा उसका। लेकिन डॉक्टर धीरज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी जिस तरीके से आपने कहा कि तब तक एक लंबा समय बीत चुका होगा जब तक कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा इजराइल के इस युद्ध की शुरुआत करने के बाद, और क्योंकि इजराइल कहीं ना कहीं इजराइल के मोसाद को भी बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है। लेकिन जब हम फॉरेन अफेयर्स के नजर से अगर देखते हैं, जब हम देशों के बीच में उन रिश्तों की मजबूती को देखने और समझने का प्रयास करते हैं, एक और जहां 21 मुस्लिम देशों को एक साथ लेकर के खामेनेई चलना चाह रहे हैं, लेकिन ये तमाम देश भी अपनी स्थितियों को समझते हुए वो जानते हैं कि अगर हम इस युद्ध की आग में उतरते हैं तो फिर झुलसेंगे हम भी, और कई देशों के साथ में रिश्ते भी खराब होंगे। इस वजह से वो चुप ज्यादा बैठना चाहते हैं। लेकिन भारत के स्टैंड को लेकर भी इस वक्त बहुत ज्यादा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आखिर भारत किसका समर्थन करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ही भारत के लिए बहुत अच्छे दोस्त साबित हुए हैं। देखिए, 2018-19 से भारत का ईरान से लगभग तेल का जो व्यापार होता था बंद है। और दूसरी बात है, भारत की जो लीडरशिप है इस समय, मुझे जहां तक लगता है कि वो इतनी स्ट्रांग है, और वो बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ, इमरान खान ने जरा सा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ जाने की कोशिश की, उनको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन भारत ऐसा नहीं है। अगर हमारे मोदी साहब अगर अगेंस्ट टोटली अमेरिका के जाते हैं तो इनका बाल बांका करने वाला कोई नहीं है। मुझे एक ऐसे स्टेटमेंट लीडर हैं आज के डेट में, और हमारी एक शक्ति अपनी है भी खुद की। और जैसा कि अभी के सिन्हा साहब जस्ट कह रहे थे, ये बहुत ही एक दुनिया के सामने मिसाल पेश किया है ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने, कि इतना प्रिसाइज अटैक करके युद्ध को कंक्लूड कर दिया है। हालांकि वो डिक्लेयर्ड वार नहीं था, लेकिन युद्ध को कंक्लूड करके भारत ने एक हिस्ट्री रची है कि इतना कम दिनों में किसी भी देश के 300 किलोमीटर अंदर जाके उनके उस एयरपोर्ट पे, जिस पे अमेरिका का दावा कहा जाता है, उसको भी चोट पहुंचा के भारत कंक्लूड करके और उनको फोन करने के लिए विवश कर देता है। मैं तो अपने यहाँ जो है कुछ लोगों को देखता हूं जो कि बार बार ये बोलते हैं कि ट्रंप ने मध्यस्थ किया, ट्रंप ने, अरे नहीं, हमको केवल और केवल अपने भारत की बात माननी है, अपने भारत के मंत्रालय की बात माननी है, अपने भारत सरकार की माननी है, अपने एजेंसीज की बात माननी है। और हमारा जो लीडरशिप कहती है कि हमने बिल्कुल भी किसी नहीं किया। तो इस तरह 21 देशों का जो ईरान के साथ है, देखियो कभी नहीं है। आज के दौर में युद्ध भावनाओं का युद्ध नहीं रहा है, एक हमेशा से इकोनॉमिक वारफेयर होता है, और हर देश अपने इकोनॉमी को तराजू पे तौलता है, उसके बाद युद्ध में जाने का या किसी का साथ देने का निर्णय करता है। मैं बता रहा हूं कि रसिया और चीन चाहे कितना ही बोल रहे हैं, मैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट आपको बताना चाह रहा हूं कि रसिया और चीन कभी भी चाहेंगे कि ये लंबा युद्ध चले, इससे उनका हथियार बिकेगा और उनके तेल बिकेंगे। ईरान से तेल, हाँ, तो एक अंदर की बात है, बाहर तो वो अमेरिका के सपोर्ट में नहीं रहेंगे, अमेरिका के खिलाफ ही बोले, क्योंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी अलग है। ठीक है डॉक्टर धीरज, मैं आपके पास लौट रही हूँ। के सिन्हा सर, सवाल एक ये भी मन में उमड़ता है कि एक और तो जब बात आती है अमेरिका की मध्यस्थता की, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब क्लैश की शुरुआत हुई थी तो मध्यस्थता का क्रेडिट लेने के लिए अमेरिका सामने आया। अब यहाँ भी ईरान को पहले उसने निमंत्रण भेजा कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाए। पहले खामेनेई ने इनकार किया, अब खामेनेई बात करने को तैयार हो गए हैं, तो यहाँ ट्रंप मना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ईगो वॉर हम कह सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि दूसरी तरफ आप इजराइल को समर्थन देने की बात कह रहे हैं कि पूरी तरीके से हमारा साथ रहेगा, समर्थन रहेगा इजराइल के लिए, यानी ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर खुद अमेरिका करना भी चाह रहा है, मध्यस्थता की भी बात कह रहा है। तो सर आखिर अमेरिका की मेंटालिटी इस वक्त क्या है, वो करना क्या चाह रहा है, प्रूफ क्या करना चाह रहा है? देखिए सुरभि, अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को समझने की चेष्टा होनी चाहिए,
और अमेरिका अपनी तरफ से इस मामले में सही होता है। देखिए, हर एक देश की अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी इंटरेस्ट होती है। और हम जब कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में और यहाँ पर इजराइल और ईरान के संदर्भ, ये दोनों डिफरेंट हैं। इसको एक तरह से आंकते हैं तो लगता है, क्योंकि हम लेमैन से हम इसको आंक सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान अमेरिका का मोस्ट फेवर्ड नेशन आउटसाइड नेटो, मोस्ट फेवर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा फेवर्ड नेशन है। और ये आप हमारी भूलते हैं, इवन हम लोग नहीं भूलते, हम सब जानते हैं, जो मिलिट्री से बिलोंग करते हैं उनको सब पता है। 40 साल से मोस्ट फेवर्ड नेशन, और उसने करके दिखाया है। उसके हर एक गलत काम में उसका साथ देता है। वो जिस तरह से, यदि उनको कहेंगे बंदरों की तरह बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, खड़े हो जाओ खड़े हो जाएगा। कल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बंद कमरे के अंदर में डिनर दिया। मोदी साहब को वो इनवाइट करते हैं कि आप भी आ जाइए। तो वो चीज हम इसको ये समझेंगे कि हमें तुलना कर रहे हैं, वो अपने तरीके से जो उसकी, क्योंकि उसके यूनाइटेड स्टेट्स के जो पेंटागन का जो सेंट्रल कमांड है वो डिसाइड करता है कि पॉलिसी क्या होगी कि साउथ एशिया में या साउथ एशिया में क्या पॉलिसी होगी। उनकी पॉलिसी है कि ही इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन। यदि हम नहीं समझे तो हमारी नाकामी है। हम समझते हैं, पर हमारे 140 करोड़ देशवासियों को ऐसे आपके थ्रू डिबेट करके समझाना पड़ता है। ईरान सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है अमेरिका का। आपको यदि 79 में साफ ईरान को जब निकाला था तो वहां के पूरे एम्बेसी को और बंधक बना लिया था। 1-2 महीने नहीं, बहुत लंबे अरसे तक पूरे अमेरिकन को बड़े मुश्किल से उनको निकालना पड़ा। वो उसका कट्टर दुश्मन है। ये 79 के पहले ये उसके सबसे बड़े दोनों की दोस्ती थी, इजराइल के ऐसी दोस्ती थी। आज जो इजराइल कर रहा है, क्योंकि उसके अस्तित्व का सवाल है और इसलिए वो अपने दमखम पे कर रहा है, वो फोर्स कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को कमिट करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका खासकर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में, और उनकी पॉलिसी है स्ट्रैटेजी ऑफ एम्बिग्विटी, चाहे वो यहाँ करें चाहे वो अफगानिस्तान में करें। यदि हम समझेंगे नहीं तो हम अमेरिका को भी गाली निकाला करेंगे। देखिए, कल वो अमेरिका वही कर रहा है जो वो सोचता है उसके हित में। हम भले ही चिल्लाते रहे अमेरिका ठीक है, सुपर पावर, ये नहीं कि वो ठीक कर रहा है, वो टोटल गलत करता है, सभी गलत काम करता है, इसलिए कि उसको अपनी वर्चस्व बनानी है। वो भारत को नहीं निकलने देना चाहता है। आपने कहा भारत के लिए चिंता का विषय है, भारत के लिए क्या चिंता का विषय है सर? लेकिन अभी कुछ वक्त पहले तक हमने ये देखा था कि पाकिस्तान ने भी समर्थन का ऐलान किया था ईरान को, लेकिन उसके बाद से जब आसिम मुनीर को मुलाकात करने के लिए अमेरिका की ओर से निमंत्रण दिया जाता है तो उसके बाद से मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ठंडे बस्ते में नहीं है। आपने 35 मिनट की बातचीत सुनी होगी कल, मोदी साहब की बातचीत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ा करके उनसे बात की। देखिए, कनाडा में उनसे मिलना था, वो भाग खड़े हुए, उनको फेस नहीं कर सके, वो भागे। क्या बहाना लगा करके कि हमको इराक ईरान की वॉर के लिए स्पेशल मीटिंग करनी है, वॉर रूम जाना है, वो अवॉइड करते थे। वहां जाकर के उन्होंने फोन किया, उन्होंने रिक्वेस्ट की, 35 मिनट की बात हुई, उनको सीधा बता दिया गया। और आपने सुना होगा हमारे फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के, उन्होंने पूरे तमाचे मारे अमेरिका को, पूरी बात बताई कि कैसे उनको बताया गया क्या क्या बात हुई। कभी ऐसे ब्रीफिंग नहीं होती है कि उन्होंने, मोदी साहब ने बता दिया कि आप कहा क्या बात करते हैं कि आपने किया, कोई हमारे ट्रेड का जो आप धमकी देते हैं कि हमने करवा दिया, ये सारी चीजें उनको खुल करके। और पूरे ऑपरेशन सिंदूर, कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है नहीं है, ये केवल थमा है अभी। और जरीब जो कुछ भी करेगा पाकिस्तान, जो आप करते हैं उसके साथ खड़े हैं, तो आप वो ऐसा ही गोली चलेगा, गोला मारेंगे। तो ये चीजें उनको बता दी। यही तरीका होता है, यही तरीका है। हम लोग मान जाते हैं ना कि क्या है, तुरंत हम उसकी सर एक वजह ये भी बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी मध्यस्थता का राग अलापने वाले ट्रंप सिर्फ इस वजह से भी चाहते थे कि उनको क्रेडिट भी मिल जाए, और दूसरी तरफ ये युद्ध इसलिए ना हो दोनों देशों के बीच में क्योंकि अमेरिका का भी एक एयर बेस पाकिस्तान में मौजूद है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी को भी जाने की इजाजत नहीं होती। ऐसे भी खबरें सामने आई थी। क्या यह भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है जिस वजह से बार बार अमेरिका इस बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा था? ठीक बता रही हैं आप। अमेरिका का एक बेस नहीं है, केवल
जो सेंटर में बात करते हैं, मैं नहीं लेना चाहता नाम उसका, उसके बहुत सारे बेसेस हैं। वहाँ जितने हथियार हैं न्यूक्लियर वेपन, वो पाकिस्तान के तो डाउटफुल हैं। यदि आप हमारे पूरे इस में जाएं तो हम सबको पता है वो बहुत सारे हथियार अमेरिका के रखे हुए हैं। वो अभी उसको यूज करेगा यदि करना होगा ईरान के में कुछ जाना होने के लिए, मगर वो चीजें तो पाकिस्तान को बताएगा, तो उसके लिए बुलाने के लिए जरूरत नहीं होगी। कल एक इंफॉर्मेशन वहां के जो व्हाइट हाउस की जो स्पोक पर्सन है उनके तरफ से आया है, और उन्होंने क्या बोला ये कि उनको डिनर, स्पेशल बंद कमरे में डिनर हुआ है ना, और उनको किस लिए डिनर दिया गया है? क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहते हैं कि इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रोकने का काम किया है। तो जो भारत कहता है कि हमारा कोई मध्यस्थता नहीं है, तो वहां मुनीर साहब बड़े बड़े उनके बहुत चहेते हो गए। मगर ये चीजें होती हैं और हमें आंख दिखलाने की, ये अमेरिका का अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। हमें इतनी सक्षम होनी चाहिए कि अमेरिका यदि हमें आंख दिखाए, 71 में भी दिखा रहा था, वो तो 7th फ्लीट लेके आ गया था यार। मगर आज हमारे उसके साथ संबंध है। जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में यही होता है। आप उनको हाथ भी दिखाएंगे, थप्पड़ भी जमाएंगे और उनसे काम भी निकालेंगे जिसको काम कराना है। तो ये हम दब करके नहीं करने वाले हैं कि उन्होंने कह दिया कि ईरान, उनके कहने पर नहीं ईरान से हमने तेल लेना बंद कर दिया था 2016 में, यही डोनाल्ड ट्रंप से। तो हमारी उस समय मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है, और भारत भी जो अभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है अपने दमखम में, और आपको दमखम में हमारे उसी तरह, आप भी मीडिया वॉरियर हैं, जो आप लोग, जब आपका आकलन ठीक होगा, आप अच्छी चीजों को बताएंगे, नहीं कि वेस्टर्न नैरेटिव को हम चलाएंगे, तो हम इतने ही उभर के आएंगे, हमारी शक्ति इतनी ही बड़ी होगी, और कोई भी देश आपके हित के बरखिलाफ कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है, चाहे दुनिया पूरी इकट्ठी हो जाए, नहीं कर सकता। तो यही हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है ईरान के साथ। हमें कोई ऐसे नहीं है कि हम दोनों के साथ संबंध अच्छे बना, ये सब छोटी बातें हैं। संबंध सब अच्छे होंगे, आपके पास हिम्मत, ताकत और ये होनी चाहिए। हम ईरान के अगेंस्ट नहीं करें, मगर वहां आतंकवाद यदि फैलाएगा तो उसके आगे खड़ा होना चाहिए। मैं तो बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल सरकार नहीं बोलेगी, क्यों नहीं बोलना चाहिए? चुप रहिए, क्या फालतू हम डालेंगे अपना पैर। पर मैं बोलूंगा, मैं बता रहा हूँ। जी हाँ, आप भी बोलिए। जी सर मैं लौट रही हूँ आपके पास। डॉक्टर धीरज कुमार का भी एक बार मैं फिर से रुक कर रही हूँ। सर सवाल ये है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब युद्ध के हालात हमने देखे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, 2 के दौरान, उसके बाद जिनेवा कन्वेंशन लागू किया गया, उसे कहा गया कि हर देश को मानना पड़ेगा, कोई भी देश अगर युद्ध की स्थिति में उतरता है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले ही सेट किए गए थे, उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। मामला यूनाइटेड नेशन में पहुंचेगा तो वहां उस मामले को लेकर के सुनवाई भी होगी, बाकी के देश भी अपने राय मशवरे के साथ में एक फैसले पर पहुंचेंगे। लेकिन आज यूनाइटेड नेशन की स्थिति बदतर दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि IMF, जिसको कहीं ना कहीं मॉनेटरी फंड का इस्तेमाल सिर्फ उस जगहों पर करने के लिए बनाया गया था जिन्हें वाकई में जरूरत हो, लेकिन हम देखते हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात बने थे तो उस वक्त भी IMF ने $40 बिलियन का फंड इशू कर दिया, और जबकि पता है सबको इस बात की जानकारी है कि किस तरीके से वो टेररिज्म के प्रति वो फंड मोड़ता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन में कोई मामला पहुंचता है तो उस मामले का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। नाटो में शामिल होने के लिए युद्ध की शुरुआत हो जाती है, कभी किसी पब्लिक एरियाज पर बमबारी कर दी जाती है, जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन होता है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई किसी पर नहीं। तो सर आखिर ये देश और दुनिया के लोग जा कहां रहे हैं? ये युद्ध पर विराम कब तक और कैसी स्थितियों में लग पाएगा? देखिए, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई क्यों? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई जब विश्व में अराजकता फैली और विश्व युद्ध होने लग गए। अब अगर आप पिछले 25 से 30-40 सालों के बीच में अगर देखें तो यूनाइटेड नेशंस एक संस्था बन के रह गई है, एक मीटिंग रूम बन के रह गया है जी। और जो आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशंस का कह रहा कि सिक्योरिटी काउंसिल उसी युद्ध को परमिशन देती है जहां पे कोई इंटरनेशनल पीस या किसी देश पर कोई संकट आता है या कोई वार कोई देश किसी पर कर रहा है। लेकिन
1991 के बाद इराक युद्ध जो है लास्ट युद्ध था अमेरिका और जो कुवैत के इन्वेजन के बाद, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स ने युद्ध घोषित किया था और उसको मतलब अमेरिका के नेतृत्व में लड़ने के लिए सबको इनकरेज किया था। और यूनाइटेड, अब आईएमएफ की बात है, देखिए मैं बताया आपको कि विश्व में जितने भी देश हैं उनका पहला मोटिव है अपने इकोनॉमी को बचाना, क्योंकि आज का डेट भावनाओं का युद्ध नहीं है, इकोनॉमिक है। इसी को तुलसीदास जी ने लिखा बहुत ही बढ़िया, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, बिन स्वार्थ होवे नहीं प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई प्रीति नहीं होती है, और यहाँ पे हर देश अपने देश को पहले आगे रखता है, उसके बाद। अब यूनाइटेड नेशन आईएमएफ में अब देखिए सोचने की बात है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर समय जल्दी से रिलीज किया गया, हालांकि प्लान था, रिलीज किया गया। पाकिस्तान को अगर पैसे मिलेंगे तो ये तो पेपर्स पे रहेंगे कि इन परियोजनाओं में लगाए जाएंगे, लेकिन बैकडोर से क्या होगा, पैसों से हथियार खरीदे जाएंगे, और वो हथियार खरीदे जाएंगे तो बनेंगे कहाँ, वो अमेरिका में बनेंगे। जी जी ठीक है सर। चलिए सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, नहीं तो और भी कुछ सवाल थे जिन सवालों के जवाब मैं जानना चाहती थी, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रिटायर्ड मेजर जनरल जी हमारे साथ के सिन्हा जी जुड़े रक्षा एक्सपर्ट के तौर पर, उन्होंने तमाम डिटेल्स दी, और साथ ही फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता जी को भी आपने सुना। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुँचाई। तो ऑपरेशन अराक क्या है इसके बारे में बताया, लेकिन इजरायल और ईरान के बीच में चल रहा है ये युद्ध क्या वाकई कोई और नया मोड़ लेगा, अमेरिका की एंट्री होगी या नहीं होगी, इससे पहले सीज फायर हो जाता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। पल पल के अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।